हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 3 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी और आईबीपीएस के में सभी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे मिलते जाएगा, जिससे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन के तंत्र का विस्तार करने, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके और साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर 2020 यानी कि आज ही के दिन से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। साथ ही एक बांग्लादेशी पोत दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत त्रिपुरा के लिए सीमेंट के माल का परिवहन भी करेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह जो नया व्यापार मार्ग है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शख्स बना है? मतलब तीसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है जिसने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है? मुकेश अंबानी, एलन मस्क, लारी पेज या गौतम अडानी? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एलन मस्क। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बाद टेस्ला के शेयरों की कीमत लगातार बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से एलन मस्क की संपत्ति मार्क जुकरबर्ग से अधिक हो गई है। जैसे कि आप स्क्रीन में फोटो देख पा रहे हैं, यह एलन मस्क की फोटो ही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रक्षा मंत्रालय ने कितने सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए समझौता किया है? 3 सैन्य रेजिमेंट, 6 सैन्य रेजिमेंट, 9 सैन्य रेजिमेंट या 12 सैन्य रेजिमेंट? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 6 सैन्य रेजिमेंट। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए लागत की पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए दो अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो के साथ समझौता किया है। साथ ही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भी इस डील का हिस्सा बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक कितने करोड़ रुपए में बिकी है? इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ भी बन गई है। तो हमें यह बताना है कि इस भेड़ की कीमत कितनी है। ऑप्शन ए है 1.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 3.5 करोड़ रुपए। स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक 3.5 करोड़ रुपए में बिकी है। इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। नीलामी में बिकी इस भेड़ की शुरुआती कीमत $10,500 से धीरे धीरे बढ़ते हुए $4,90,651 यानी कि लगभग लगभग 3,50,00,000 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये भेड़ 3.5 करोड़ रुपए की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सिंगापुर संसद की सत्ताधारी पीपल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के कौन से विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पहले। सिंगापुर संसद की सत्ताधारी पीपल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के पहले विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दे दी है। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी को चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 10 पर जीत मिली है, जिसके साथ संसद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यही है प्रीतम सिंह। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। इसमें से किस यूनिवर्सिटी को मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के टॉप 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है? तो आपको ये बताना है कि मनाली की जो जया सागर ये एशिया की एकमात्र छात्रा बनी है, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई है? ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ अफ्रीका? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल।
यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मिली 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र ऐसी छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 आवेदनकर्ताओं में से टॉप 10 में जगह बनाई है। जया सागर इस वर्ष हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनी है। वह अब क्वांटम कंप्यूटिंग में पीएचडी करने के लिए यूके जाएगी। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं यही है जया सागर जो कि मनाली की एकमात्र छात्रा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्न में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बेल्जियम या चीन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेल्जियम। बेल्जियम की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है। वे यूएस ओपन में वापसी करने वाली है। किम क्लिस्टर्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वर्ष 1999 में खेली थी। तब उन्होंने सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिस्टर्स वर्ष 2012 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं यही जो है टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स जो कि अब बेल्जियम के लिए फिर से खेलेंगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। इनके निधन पर किस देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? पहला है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। आपको बताना है इनमें से किस देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शोक व्यक्त करते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने देश के उत्तरी क्षेत्र में कितनी नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है? ऑप्शन है 2 नई तेल और गैस फील्ड, 4 नई तेल और गैस फील्ड, 5 नई तेल और गैस फील्ड या 7 नई तेल और गैस फील्ड। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2 नई तेल और गैस फील्ड। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने देश के उत्तरी क्षेत्र में 2 नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है। यह नई तेल और गैस फील्ड प्राकृतिक गैस फील्ड अल जाफ इलाके में मिली है जिसे हदबद अल हजरा नाम दिया गया है। तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, हदबद अल हजरा। जबकि एक तेल और गैस फील्ड उत्तर में मिली है जिसे अब्रक अल तुलुम नाम दिया गया है। तो ये दोनों इनके नाम है, हदबद अल हजरा और अब्रक अल तुलुम। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सा मंच शुरू किया गया है? पहला है GRAM प्लेटफॉर्म, दूसरा GAMM प्लेटफॉर्म, तीसरा GTAM प्लेटफॉर्म या चौथा GTAR प्लेटफॉर्म। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी GTAM प्लेटफॉर्म। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री RK सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली में अखिल भारतीय हरित अवधि बाजार का शुभारंभ किया है जो कि 1 सितंबर से लागू किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत ने किन देशों के साथ मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र में एक लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है जापान और रूस, ऑप्शन बी जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस और फ्रांस, ऑप्शन डी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के वाणिज्य मंत्रियों ने मंगलवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की नई पहल के लिए काम करने की मंशा जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, निवेश एवं पर्यटन मंत्री साइमन बर्मिंघम, जापान के आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्री काजियामा हिरोशी ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 150 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2021, 2022, 2025 या 2030? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2022। तो भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी 2025,
ऑप्शन सी 2028 या ऑप्शन डी 2030। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2030। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईसी बेंगलोर, ऑप्शन बी सीएसआईआर, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे या ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सीएसआईआर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल स्थित सीएसआईआर या फिर सीएमईआरआई सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है, जिसे संस्थान के आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा समिति सेटअप के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए आर चंद्रशेखर, ऑप्शन बी ए एन दास, ऑप्शन सी ए एस जयकुमार या ऑप्शन डी डी बी शेखतकर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी बी शेखतकर। डी बी शेखतकर रक्षा मंत्रालय द्वारा समिति सेटअप के प्रमुख बने हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 650 मिलियन यूरो, ऑप्शन बी 750 मिलियन यूरो, ऑप्शन सी 500 मिलियन यूरो या फिर ऑप्शन डी 1000 मिलियन यूरो। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 650 मिलियन यूरो। लक्समबर्ग आधारित यूरोपीय निवेश बैंक कानपुर के पहले शहर मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। छावनी कोविड के तहत बीमा कवर क्या है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना है, जिसमें सरकार कोरोना वॉरियर्स को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दे रही है। योद्धा संवर्धन योजना एक समूह जीवन बीमा योजना है जो किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घातक आपदा की स्थिति में किसी भी 62 छावनी बोर्डों में से 10,000 से अधिक कर्मचारियों को 5-5 लाख रुपए का कवर प्रदान करेगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? निरुपमा यादव, करण जौहर, चेतन भगत या श्री अय्यर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है करण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने पहले बच्चों की किताब फर्स्ट द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव की घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? परिवार कल्याण के लिए नारियल, नारियल और आयुर्वेद, प्रतिरक्षा के लिए नारियल या दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें ये रखा गया है। हमारा अगला सवाल है। कात्यायनी शंकर वाजपेयी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्होंने 3 देशों में दूत के रूप में कार्य किया था। हमें उन देशों के नाम बताएं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यही कात्यायनी शंकर वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने 3 देशों में दूत के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, चीन, नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या ऑप्शन डी रूस, चीन या अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। कात्यायनी शंकर वाजपेयी जी ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो ये थे आज के हमारे 3 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।